Morning, students. Students, yesterday we started with interpretation of statutes, जहां हमने interpretation का मीनिंग जाना कि भाई आर्ट है फाइंडिंग आउट ट्रू एंड सेंसिबल मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच ऑथर इंटेंडेड. The court role is to restrict itself to the plain meaning of words, even if they are absurd. Whereas in construction, it is in good spirit, deriving conclusion beyond text, beyond words, when the meaning is not plain. So you have to derive the meaning for the court. We gave the example of road accident, deaths. And going to the next part, we talked about the importance of interpretation, manifold situation, multiple interpretation, imperfect language, intention of legislature. चारों पे हमने एग्जाम्पल्स देने की बात करी. मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हमने कहा डिफिकल्ट वर्ड्स की वजह से है. इम्परफेक्ट लैंग्वेज मैथमेटिकल की तरह नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज समस्याएं हैं. और लेजिस्लेचर लॉ बनाता उसके पीछे मंशा क्या है. मैनीफोल्ड सिचुएशन में हम कहते हैं कि लॉ ही नहीं, हमें सराउंडिंग्स भी देखनी पड़ती हैं. तो बच्चों, आज हम लेंगे स्टैच्यूट के ऊपर क्वेश्चन. मेरे पेज में थोड़ी जगह बची है, कुछ एक आधे छोटे क्वेश्चन आएंगे. वी विल यूज लेटर ऑन द पेजेस. सो टुडे विल टॉक अबाउट statute, which is gonna be very, very knowledgeable and bit intricate, technical. So students, statute. तो स्टैच्यूट हम किसे कह देते हैं? नेचुरल है लॉ को, एक्ट को. तो एक्ट क्या है? एक रूल ऑफ लॉ है. किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड. क्योंकि एक्ट तो बहुत सारे हैं, तो स्टैच्यूट कहो, लॉ कहो, एक्ट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इनेक्टमेंट कह सकते हो, जिसका नॉर्मल कहें तो मीनिंग ये होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, इनेक्टमेंट. या हम यूं भी कह देते हैं जूरिस प्रूडेंस. जिसका बेसिक मतलब होता है जूरिस प्रूडेंस इज अ लीगल सिस्टम, द फिलॉसफी ऑफ लॉ. फिलॉसफी या थ्योरी कह लीजिए लॉ की, एक लीगल सिस्टम जो आप फॉलो करते हैं. सो ऑल दीज वर्ड्स एंड टर्म्स दे ओवरलैप, दे सीम सिनोनिमस, सेम. तो थोड़ा जस्ट पता होना चाहिए. तो आइए स्टैच्यूट पे चलते हैं. सो स्टैच्यूट मीन्स स्टैच्यूट का मतलब क्या है, यहां हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे. पेज पूरा भर जाएगा वो अलग बात है. तो सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं. स्टैच्यूट क्या है? वैसे तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया काफी कुछ. तो सिंपली कहें लॉज हैं एंड रेगुलेशंस. लॉज एंड रेगुलेशंस. तो ऐसा है लॉ. अल्टीमेटली मैंने अपने बेसिक्स में बात की थी आपसे कि भाई सब कुछ जो देश में हो रहा है या लॉ जो भी आप बनाते हैं, वो पावर कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है. तो हमें एक बार बेसिक्स के लिए चलना है फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट
uses the word स्टैच्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यूट वर्ड को इस्तेमाल ही नहीं करता, वहां कहीं नहीं लिखा। रादर uses word law। तो वहां पे लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नाउ लॉस टू इंक्लूड, लॉ में आता क्या क्या है? देखिए जैसे मैंने ऊपर ही वर्ड लिख दिया रेगुलेशन, तो अब लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं हम नॉर्मली समझते हैं अकेला एक्ट है, नहीं बहुत कुछ है, तो इसलिए जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? क्योंकि ये वर्ड हमारे कोर्स में बहुत बार आएगा। रूल्स हैं टाइड टू एक्ट, मतलब अटैच्ड विद एक्ट कह लीजिए, एक एक्ट के साथ अटैच। कैसे है? मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये शो करूंगा, आज नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पूरे कोर्स का ही हिस्सा है। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं रूल्स के ऊपर दूं, हमारे कोर्स में सबसे मेन क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। तो जब बच्चों हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और उसका हमें जब लॉ देखना है, उसका जब आप लॉ देखोगे तो लॉ में सिर्फ एक्ट ही नहीं है, कंपनीज एक्ट अकेला नहीं है, साथ में क्या है? अलग से रूल्स भी हैं। नाउ क्वेश्चन, क्या रूल्स एक्ट से अलग हैं? बिल्कुल है, लेकिन वो कंपनी लॉ का हिस्सा है। तो दैट मीन्स अगर आपने कंपनीज एक्ट ढंग से पढ़ना है, एक्ट भी पढ़ो, रूल भी पढ़ो, दोनों को रेड टुगेदर और क्या करें? हार्मोनाइज, कोऑर्डिनेट करो और उनको एनालाइज करो। तो नॉर्मली गलती क्या होती है? हमने एक्ट पढ़ लिया, वो अधूरा लॉ है, क्योंकि रूल्स एक्ट के लिए ही है। तो बहुत सारा लॉ का हिस्सा रूल में चला जाता है। हाँ, लॉजिकली क्वेश्चन निकलता है, सर क्यों नहीं लॉ एक जगह लिख दिया जाता? ये कंपनीज एक्ट में तो बहुत गहराई में, क्योंकि हमारे कोर्स में है बच्चों, तो मैं अभी उसमें जाकर के जस्ट रूल का मीनिंग बताने में 1 घंटा खराब नहीं करना चाहता। तो मुझे मालूम है ये बाद में पढ़ाना है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा आप। देखो बच्चों, सीखने वाली चीज क्या है? क्यों एक्ट और रूल्स अलग किए जाते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये अलग से क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो बच्चों, एक्ट कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। और हमारे देश में पार्लियामेंट में लॉ बनाना कितना कठिन है जानते होंगे, बहुत लड़ाई होती है, ऑपोजिशन, ये वो दुनिया भर की समस्या। बना दिया एक्ट, लेकिन विद टाइम क्या करने जरूरी है? चेंजेस। फिर से समस्या, पार्लियामेंट में आओ, नया एक्ट पास करो, वही टाइम लेगा 2-4 साल, वही लड़ाई। तो हमने क्या कहा, जो जो चीजें लॉ में टाइम के साथ हमें चेंज लेके आना है, वो चीजें कहां डाल दी जाएं? रूल्स में इंसर्ट कर दी जाएं। कहां इंसर्ट कर दी जाए? रूल्स में इंसर्ट कर दी जाए। इससे क्या होगा? विदाउट पार्लियामेंट, मतलब बिना पार्लियामेंट में जाए रूल्स बन जाएंगे। तो वो एक्ट से अलग रख लिया गया, लेकिन है वो लॉ का ही हिस्सा। सिर्फ ये है कि उसको बनाने की पावर, या यूं कह लीजिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको बदलाव बड़े आराम से, जो मिनिस्ट्री कंसर्न है, आपने कोई जो बॉडी बना दी है, जैसे कॉर्पोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, दे विल डू दैट, दे विल मेक द रूल्स विद रिगार्ड टू कंपनीज एक्ट। तो बिना पार्लियामेंट में वो डिस्कशन के, झंझट के, आप रूल्स बना लेते। सो दैट इज द बेनिफिट। सेम वे जैसे आपके कोर्स में इनकम टैक्स एक्ट, आपका सब्जेक्ट अलग है, ये भी लॉ का सब्जेक्ट है, अलग है, सब्जेक्ट तो सेम ही है, वही लॉ का, बस वहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो आप।
तो इनकम टैक्स में भी क्या है, आप क्या देखते हो, उसमें भी रूल्स हैं। तो एक्ट भी है, साथ में रूल्स भी चल रहे हैं। तो वहां रूल्स कौन बनाता है, एक बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक बॉडी बन गई, सेंट्रल बोर्ड किसका, डायरेक्ट टैक्सेस का, दे मेक द रूल्स। तो बिना पार्लियामेंट में जाए कितनी चीजें बदलाव की जा सकती हैं। इसलिए रूल्स हमेशा एक लॉ के साथ अटैच होते हैं। तो उस एक्ट को सही पढ़ना है तो एक्ट को ही पकड़ो और उसके रूल्स को ही पकड़ो, दोनों को साथ में स्टडी करो। तो जब हम अपना कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे। वहां परेशानी जरूर होती है बच्चों को, क्योंकि एक्ट में होते हैं सेक्शंस, तो रूल में रूल है, रूल नंबर 1 2 3 4। तो बच्चों को सेक्शन के साथ रूल नंबर भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे रोने पे आ जाते हैं, सर बच्चे की जान लोगे। वो अलग बात है, हम रूल नंबरिंग चाहे एग्जैक्टली ना याद करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो हमने एक खूबसूरत चीज सीखी, स्टैट्यूट, लॉस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड स्टैट्यूट नहीं यूज हुआ, और रूल्स भी लॉ का ही हिस्सा है। फर्क क्या है, क्यों फर्क है, वो लॉजिक मैंने आपको बताने की कोशिश कर ली। तो यहां हमें सीखना है चीजें और कुछ नहीं है खास। नंबर 2, जैसे ऊपर ही टॉप में मैंने वर्ड लिख दिया था, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस ये भी एक्ट के साथ अटैच ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मे बी इंडिपेंडेंट, मे बी, जरूरी नहीं है। तो लॉ का तो हिस्सा है ही है, ये भी एक्ट के साथ टाइड होती है, लेकिन दे मे बी इंडिपेंडेंट। तो मतलब टाइड भी होंगी, इंडिपेंडेंट भी होंगी। तो रेगुलेशंस की अगर हम बात करें आपके कोर्स से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं, जब आप सीए फाइनल में आओगे ना, तो एक कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, उससे रिलेटेड उनकी रेगुलेशंस पढ़नी पड़ती हैं आपको। एक्ट अलग है, रेगुलेशन अलग है, और वो रेगुलेशंस भी क्या है, इस एक्ट के साथ टाइड, डिपेंडेंट है, इसी के साथ है, इसके लिए है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैंने बता दी, मे बी इंडिपेंडेंट। जैसे सीए फाइनल में ही ये भी आप पढ़ोगे सेबी से रिलेटेड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हल्का सा जिक्र हम अपनी कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे। तो सेबी से रिलेटेड भी क्या है, सेबी एक्ट है 1992 का, और सेबी की क्या आती रहती हैं, रेगुलेशंस। तो वो रेगुलेशंस भी किसके लिए हैं, सेबी एक्ट के लिए हैं, लेकिन मे बी इंडिपेंडेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये सेबी से रिलेटेड दे पाऊंगा। सेबी की ये रेगुलेशंस हैं जिनका नाम है ICDR, स्टैंड्स फॉर, थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, इशू ऑफ कैपिटल। इशू ऑफ कैपिटल, किन कंपनियां क्या इशू करती हैं, कैपिटल शेयर्स। तो उसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी कौन सी बनी है, सेबी। तो इशू ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर, तो जब आप कैपिटल इशू करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या करने हैं, डिस्क्लोजर, रिक्वायरमेंट, रेगुलेशंस। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं, तो उनकी रेगुलेशंस है। तो उन्हीं में हमें एक रेगुलेशन नजर आती है ऑन म्यूचुअल फंड्स। रेगुलेशंस किसके ऊपर, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सुना होगा, ये कुछ इन्वेस्टमेंट हाउस होते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आगे मार्केट में लगा देते हैं। तो लोगों का मिलके इकट्ठा हुआ पैसा म्यूचुअल आगे लगा दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या नहीं है, एज सच नो एक्ट, लेकिन रेगुलेशन तो है। सो दैट्स व्हाई वी सेड दे मे बी इंडिपेंडेंट। तीसरी बात जो बड़ी चर्चा में पीछे रही है, ऑर्डिनेंस। बहुत नॉलेजेबल चीज है ऑर्डिनेंस, इसे थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉज, वो तो आपने सीख लिया, पार्लियामेंट बनाएगी, लेजिस्लेचर। तो लॉज मेड बाय गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली चीज,
लॉ बनते कहाँ हैं? पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में पास होना जरूरी है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, बताया था स्टार्टिंग में भी, दोनों हाउसेस में पास होगा। पहले क्या होता है, एक बिल पेश किया जाता है, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन होती है, एक ड्राफ्ट कह लो। अगर वो पास हो जाता है तो वो बनता है एक्ट। सो ऑर्डिनेंस क्या है? लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कब? व्हेन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, मतलब पार्लियामेंट में छुट्टियां चल रही हैं। नॉट इन सेशन मीन्स उनका सेशन चल नहीं रहा, वहां कोई प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहा। सर लॉ तो सरकार ने बनाना है, बिल्कुल, लेकिन सरकार कहां बनाएगी? पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में क्या चल रही है? छुट्टियां। तो सर ये सेशन कब होते हैं, कैसे होते हैं, बताऊंगा, नॉलेज थोड़ा रुकिए। लेकिन देश में लॉ की सख्त जरूरत है, किसी चीज के ऊपर लॉ बनना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, तो सरकार कैसे बनाएगी? तो सरकार को ये पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बना सकती है बिना पार्लियामेंट में, बिना डिस्कशन के। बस उसमें क्या है, कोई भी लॉ तब फाइनल होता है जब उस पर ठप्पा साइन करवा लिए जाते हैं, आफ्टर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो बिना डिस्कशन के दिस एंड दैट, क्योंकि लॉ बनना देश के लिए, कौन बनाए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपी, वो अपने अपने घर बैठे हैं, लेकिन जरूरत है, बना दिया लॉ। तो क्या ये परमानेंट लॉ होना चाहिए? दिमाग लगाओ, नहीं, ये एक तरह से टेम्परेरी लॉ है। क्यों है टेम्परेरी? थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज और लेते हैं। टेम्परेरी इसलिए है बच्चों, इट लैप्सेस, लैप्सेस का मतलब एक्सपायर्स लिख सकते हैं आप, इट लैप्सेस इफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट की सेशन स्टार्ट हो जाएगी, जब पार्लियामेंट काम करने लगेगी, इट लैप्सेस इफ पार्लियामेंट डिसअप्रूव्स, वहां उसने डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों हाउसेस हाँ करेंगे, अप्रूव करेंगे तो एक्ट बनता है। तो मे बी दोनों ने ना कर दी या एक ने ना कर दी, लॉ नहीं बनेगा। तो टेम्परेरी लॉ कुछ समय के बाद फिनिश हो गया। सो इट या तो क्या कर दीजिए, पार्लियामेंट इसे डिसअप्रूव कर दे, या एक और अच्छी नॉलेज की बात, और डज नॉट अप्रूव, आपने अप्रूव भी नहीं किया, और इसके पीछे एक टाइम है, और डज नॉट अप्रूव, और ये टाइम है 6 हफ्ते के अंदर अंदर। अब 6 हफ्ते कहां से स्टार्ट होंगे? विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तब भी हमने उनको टाइम दिया, कितना? 1.5 महीना कह लो लगभग, कि 6 महीने में अप्रूव कर लो, परमानेंट लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर 6 हफ्ते में आपने उसे अप्रूव नहीं किया तो वो स्टिल लैप्स हो जाएगा, या तो डिसअप्रूव कर दो, या 6 हफ्ते के अंदर अब आप क्या ना लें, अप्रूवल ना करें, तो भी इट विल व्हाट, लैप्स। देन एक और नॉलेज की बात देते हैं, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी के लिए आसान वर्ड है बच्चों, कंपल्सरी। तो ये कंपल्सरी है क्या, कि आप पार्लियामेंट बुलाइए, दैट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पी फॉर पार्लियामेंट, समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि बिना पार्लियामेंट के आपने एक लॉ बना दिया है, टू बी हेल्ड, बुलाना ही पड़ेगा। और ये समय है आपके पास विद इन 6 मंथ्स, 6 हफ्ते नहीं है, अब की बार वर्ड क्या है, 6 मंथ्स। नेचुरल कहां से स्टार्ट होंगे? ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस। तो हमने मोटा मोटा सीखा क्या? हमने ये सीखा ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ मैक्सिमम 6 महीने के लिए है। क्यों? 6 महीने में पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ेगा, वहां अगर डिसअप्रूव हो गया या 6 हफ्ते के अंदर अंदर अप्रूव नहीं किया, इट विल लैप्स। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं 6 महीने का ये एक लॉ है। अब आती है नॉलेज की बात। देखिए पार्लियामेंट के जो सेशंस है ना बच्चों, ये हैं जी 3 सेशन है। तो सबसे पहला जो साल का सेशन होता है हम उसे कहते हैं बजट सेशन, बजट सेशन। देन अगला जो होता है उसे हम कहते हैं मॉनसून
सेशन। एंड जो आखिरी होता है उसे हम कहते हैं विंटर सेशन। बजट सेशन मोटा मोटा आप जो कहते हैं ये फेब से चलता है मई, फेब टू मई। नेक्स्ट जून छुट्टियां होगी तो अगला जा सकता है जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर, तो फिर से क्या आ जाएंगी छुट्टियां। तो विंटर सेशन नेचुरल है, सर्दियों में शुरू होगा और सर्दियां आती हैं जी नवंबर टू दिसंबर। ये हैं 3 सेशन। तो बच्चों इसलिए पार्लियामेंट पूरे साल नहीं रहती। अब पीछे मैं फेमस ऑर्डिनेंस की बात करूं तो ये था फार्म मतलब एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा किसान रोड पे आ गए, क्योंकि आपने एक किसानों से रिलेटेड ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 तो 5 जून 2020 को आपने ये फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 3 ऑर्डिनेंसेस थे, 3 बिना पार्लियामेंट इन सेशन बना दिए लॉ। उसके बाद ये एक्ट बनता है, क्योंकि ये दोनों हाउसेस में पास हो गए, और ये एक्ट बनता है 20 सितंबर 2020 को, जिसके खिलाफ किसानों ने और ऑपोजिशन वालों ने भारी प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी फार्मर्स हैं। तो हमने एक जबरदस्त चीज सीखी, बिना पार्लियामेंट में भी पास हुए देश के लिए कानून बनाया जा सकता है, और उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, और वो होता है टेम्परेरी। हमारे कंपनीज एक्ट में, जो कि हमारे कोर्स में है, जैसे कंपनीज एक्ट बच्चों 2013 है, लेकिन उससे रिलेटेड बड़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। और नया अमेंडमेंट एक्ट उसका नाम है 2020। उससे पहले अगर मैं बात करूं, कई अमेंडमेंट एक्ट आ लिए, जैसे एक डेट कोट करूं, 2 नवंबर 2018 को कंपनी से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस आया, टेम्परेरी है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। लेकिन इसी साल 20 दिसंबर 2018 में यही कंपनीज एक्ट जो ऑर्डिनेंस था वो क्या बन गया, अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो इस तरह से सरकार को लगता है कोई चीज लॉ बनाना चाहिए तुरंत। तो दैट मीन्स यह मंशा क्या है, तुरंत कोई लॉ चाहिए, इंस्टेंट लॉ है ये, इंस्टेंट। उसके बाद में देख लेंगे जो करना है या नहीं करना। तो यहां हम पूरी नॉलेज ले रहे हैं कि लॉ के अंदर क्या क्या आता है बाय डिफॉल्ट। शायद फाउंडेशन तक आपने ये सीखा हो कि सिर्फ एक्ट होते हैं, नहीं जी, रूल्स अलग हैं, रेगुलेशन अलग हैं, ऑर्डिनेंस हैं। कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो 4th पॉइंट इसमें जो हम ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं बाय लॉज। लॉज के आगे वर्ड लगा दिया बाय बाय। तो बाय लॉज क्या चीज है? तो बाय लॉज हैं, ये भी एक रूल्स है। सर रूल तो पहले भी आ गया था, तो इसमें और उसमें फर्क क्या? फर्क तो होगा। रूल्स फ्रेम्ड बाय सम बड़ी मत कहिएगा, सम बॉडी कहना है यहां पे। कोई एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड बॉडी है, ऑथराइज्ड वर्ड लिख लीजिए चाहे साथ में।
तो एक रूल्स हैं, एक बॉडी बना रही है, और ये बॉडी कौन सी नहीं है अदर देन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट दैट मीन्स सरकार, कोई मिनिस्ट्री, कोई वो नहीं इन्वॉल्व, जैसे कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्टिल इन्वॉल्व है, बट बिना पार्लियामेंट के वो बनते हैं। तो यहां एक बॉडी बना रही है अदर देन पार्लियामेंट। दैट हैज द सेम इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और बॉडी बना रही है तो ये कमजोर लॉ हो गए, नहीं, ये भी एज गुड एज लॉ है। दैट हैज द सेम इफेक्ट एज इफ फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट। अब बाय लॉस भाई इंटर में भी आप कहीं नहीं देखोगे, ये भी आपको चीज नजर आ जाएगी सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल में आप एक कानून पढ़ोगे जिसका नाम है सकरा एक्ट ऑफ 1956। एक्ट का पूरा नाम मैं लिख देता हूं क्योंकि हमारे इंटर में यूज होगा ये। हम जब जीसीए पढ़ेंगे तब भी यूज होगा, हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तब भी यूज होगा। एस फॉर सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट, शेयर वगैरह खरीदते बेचते हो उससे रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और आर से मतलब ही देख लो क्या है, रेगुलेशन, मतलब सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना है। आई थिंक मैसेज आपको थोड़ा सा सीखने को मिल गया होगा कि सिक्योरिटीज कहां बिकती हैं, आरएससी में। व्हाट इज आरएससी? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये तो सुना होगा आपने, दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भारत में, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुनी होंगी आपने। तो आरएससी में कौन होते हैं जी? इनके मेंबर्स होते हैं, जिसे आप कह सकते हो ब्रोकर्स। तो मेंबर्स हो, ब्रोकर्स हो, बड़ी फिल्में बनी हैं, हॉलीवुड की भी कई अच्छी मूवी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की भी है, पीछे सैफ अली खान साहब की भी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम वाज मे बी बाजार नाम से, ऐसे कई और भी बनी है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी कर जाते हैं देखो। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को टू रेगुलेट इटसेल्फ मेक्स बायलॉज। दरअसल मैं इसे हिंदी में कहूं, एक वर्ड होता है नियम, रूल का मतलब होता है हिंदी में कहें तो हम नियम कह सकते हैं, बायलॉज का मतलब है उससे थोड़े छोटे उप नियम। तो ये बायलॉज कौन बना रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक बॉडी है। क्या वो पार्लियामेंट है? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है। बट क्या इनके द्वारा बनाए गए बायलॉज लॉ हैं? यस हैं। कौन कहता है? सकरा एक्ट कहता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो मैं एग्जांपल स्टिल वो दे रहा हूं, कहीं ना कहीं आप अपने कोर्स में पढ़ो, इंटर ना सही तो फाइनल में सही। पांचवा पॉइंट, वेरी नाइस वन, सर्कुलर। और सर्कुलर के साथ हमेशा एक चीज और साथ में चलती, इकट्ठी ले लेते हैं, नोटिफिकेशन। कई बार आपने सुना हो एक नई नोटिफिकेशन सीए का इंस्टीट्यूट भी जारी करता है, सर्कुलर। दोनों में हल्का सा अगर हम फर्क देखें, क्या है? सर्कुलर आर इंटरनल मेमोस, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसे आप गाइडलाइन भी कह सकते हैं। डाट प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन। तो मेन चीज है सर्कुलर क्या है? ये कुछ चीजें क्लैरिफाई करते हैं ऑन लॉस। बट मेन चीज है जो सर्कुलर होते हैं, क्लैरिफिकेशन है। तो ये
क्लैरिफिकेशन कुछ लोगों को चाहिए होती है, तो हम ये कह सकते हैं थोड़ा लो लेवल पे काम करते हैं सर्कुलर, स्मॉल ऑडियंस। जबकि जो नोटिफिकेशन है मेंट फॉर, नोटिफिकेशन जो होती है ये होती है आम जनता के लिए। तो यहां से मैसेज मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन बात बड़ी है, तो उनका ऑडियंस क्या हो गया, लार्ज हो गया। मेंट फॉर जनरल पब्लिक, हम चाहते हैं आम जनता जाने इस बात को। देखो जी, मेरे कोर्स से रिलेटेड हम यहां पे एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा कर लेंगे। आज तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप फाउंडेशन पास हैं, ये फाउंडेशन में आना चाहिए आपको। और मुझे डाउट है, पता नहीं आपको आता है या नहीं, क्योंकि फाउंडेशन में आप कंपनीज एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, तो अंडरस्टूड है फाउंडेशन में जो पढ़ी हुई चीजें हैं इंटर में मेरे को नहीं करवानी चाहिए। बट आई एम ऑलवेज स्केर्ड कि बच्चों को आती हैं या नहीं, तो मैं वो सारा फाउंडेशन का कोर्स भी आपने वो लेक्चर लेने हो, क्योंकि वो आपके इंटर में भी जरूरी है, पूरी लाइफ जरूरी है, तो वो क्लासेस आप हमसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बल्कि वो चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA, मैंने बताया था रूल्स भी बनाते हैं। यही लोग क्या जारी करेंगे, सर्कुलर भी और नोटिफिकेशन में भी। और एक बेस्ट सर्कुलर या नोटिफिकेशन दोनों सेम एक ही आइटम पे आया हुआ है, वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में बच्चों, सब सेक्शन 87 में आप पढ़ते हो सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। तो सब्सिडरी के ऊपर ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर जो है सब्सिडरी में फिड्यूशरी पोजीशन के ऊपर है, विश्वास का रिश्ता। और नोटिफिकेशन है कि आपने सुना होगा सब्सिडरी में आप कितनी लेयर्स बना सकते हैं। तो ये मैं एग्जांपल अभी समझा नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके लिए मेरे को पूरा सब्सिडरी का सब सेक्शन 87 समझाना पड़ेगा। बट आपको समझना पड़ेगा हमारा कोर्स कैसा है। बहुत सारे कोर्स में मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आगे आएंगे, तो उससे यूटिलिटी मिलती है। जब आप रिवाइज करोगे ना बाद में, ये पढ़ने के बाद, कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद, आप तारीफ करोगे कि यार सर ने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, आई कैन रिलेट। आज नहीं समझा सकता, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले ही बता दिया था, वी हैव एंटर्ड इनटू द टेक्निकल जोन ऑफ आवर कोर्स इंटरप्रिटेशन। फिर भी मैं आपको उदाहरण और दिए देता हूं। जैसे पिछले कुछ महीनों में हम कंपनीज एक्ट के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए सर्कुलर, नहीं ये नहीं देखेंगे हम, ये देखते हैं। देख रहे हैं आप, सर्कुलर लिखा ऊपर, किसके द्वारा आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स न्यू दिल्ली में है, और ये है एड्रेस। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आती है, तो नेचुरल है ये लॉ का ही हिस्सा है। 28 सितंबर 2020, तो कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है सर्कुलर। क्या लिखा है, बस मैं मुद्दे की एक लाइन पढ़ा दूंगा, बात खत्म। ये देख रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो सर्कुलर एक स्मॉल ऑडियंस के लिए आया कि हम टाइम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। भाई किस चीज़ का? कंपनियों में बच्चों मीटिंग होती है, उसमें से एक मीटिंग होती है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब जरूरत पड़े। तो कहता है क्योंकि कोविड का टाइम है, लोग अपने घरों में रहें, तो हम ये मीटिंग बुला सकते हैं थ्रू VC, स्टैंड्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये एक सर्कुलर आया स्मॉल ऑडियंस की, जिन कंपनियों को EGM बुलाने की जरूरत है वो घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बुला लें। ये है सर्कुलर। तो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। क्या हम वैसे बुला लें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग, तो क्या मीटिंग वैलिड होगी? नहीं होगी, इनवैलिड। लेकिन सर्कुलर क्योंकि लॉ का हिस्सा है, तो अब ये वैलिड होगी। सेम वे में यहां देखिए, यहां आपको वर्ड दिखेगा नोटिफिकेशन, दिख गया। फिर से ऊपर वर्ड दिखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिख गया।
तो नोटिफिकेशन है लार्ज ऑडियंस के लिए। ये किससे रिलेटेड है? कंपनियां ने लोगों से डिपॉजिट्स लेती हैं। हम ये पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, फिलहाल मैं इतना डिटेल में जाके क्या करूंगा बता के आपको भी कौन सा समझ में आएगा। तो कंपनियां लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं, या यूं कह लें लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी ऑडियंस है, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन क्या है? जनरल पब्लिक ये जान ले इस नोटिफिकेशन से। तो ये है नोटिफिकेशन का रूल। हमारे कोर्स में दुनिया भर के ये उदाहरण आते रहेंगे। इवन मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको बता देता हूं। जैसे इनकम टैक्स में देखिए, ये रहा इनकम टैक्स में, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये देख रहे हैं सीबीडीटी, मैंने वर्ड भी लिखा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नोटिफिकेशन है, इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन है, राइट। तो ये नोटिफिकेशन है विद रिगार्ड टू हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। डिटेल में नहीं जाएंगे किससे रिलेटेड है। सेम वे इनकम टैक्स का, जैसे आप ये सर्कुलर देख लीजिए, यहां लिखा हुआ कहीं सर्कुलर, ये रहा वर्ड सीबीडीटी। ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है ये समझ में भी आ जाएगा, आई होप सो आपको। आजकल हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, उसे कहते हैं हम इको, ये रहा इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजॉन ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो कहते हैं यहां से जो सामान है वो तो आम दुकानदार ही बेचते हैं अपना, तो ये सामान किसी दुकानदार का है, इको से बेचा जा रहा है, तो इको कस्टमर से पैसे लेता है और वो पैसे किसको देता है? आगे दुकानदार को, अपना कमीशन काट के। सर्कुलर जारी हुआ सिर्फ किसके लिए हुआ? इको के लिए। क्या बन गई? स्मॉल ऑडियंस। ये जारी हुआ कि अब आपने इन दुकानदारों को पैसे 1% टैक्स काट के देने हैं। मतलब 100 रुपए का उनका सामान बेचा ना, आप उनको 99 दो, 1 रुपया उनका टैक्स आप ही सरकार को जमा करवाओ। राइट बच्चों, तो इस तरह से आते रहते हैं। तो आप सीए बनेंगे, रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा भाई। सर कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? आई विल शो यू। थोड़ा सब्र रखिए, सब चीजें मैं बताऊंगा जरूर। तो देखिए, हमने अभी इनकम टैक्स एक्ट की भी बात करी, उसके भी टाइम टू टाइम ये सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। सो रेगुलर बेसिस पे ये चीजें चलती हैं। हम कोई ये एग्जाम्पल्स ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो एक थ्योरेटिकली एक चीज जाननी है, स्टैट्यूट क्या है, और इसके ऊपर एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट ही आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसलिए इतने एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, आप बहुत कोर्स पढ़ोगे उसमें कवर अप हो जाएगा। देन बच्चों, इसमें हम लास्ट एक आइटम लेते हैं, दैट इज सर्कुलर के बाद ऑर्डर। ऑर्डर से तो यूं लग रहा है जैसे किसी नौकर को ऑर्डर देना हो। तो ऑर्डर क्या है? एक डायरेक्शन है, यूं भी कह सकते हैं कमांड दे रहे हैं आप, है ना। एक आप कोई कमांड इशू कर रहे हो कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं बच्चों, आप सीए बन के क्या बनेंगे? सर ऑडिटर। एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है ऑडिटर। अकाउंटेंट खाते चेक करता है, ऑडिटर अकाउंटेंट खाते बनाता है, ऑडिटर चेक करता है। तो बच्चों आप ऑडिटर बनोगे बड़े लेवल पे, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हो, आप चेक करने के काबिल बनने वाले हो। तो ऑडिटर को क्या बनानी पड़ती है बच्चों? अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो रिपोर्ट है तो उसके कुछ कंटेंट्स होंगे, क्या लिखना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में? तो ये बताता है कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 143 कि ऑडिटर साहब आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ये कंटेंट्स होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या किया उन्होंने कारो 2020 इशू कर दिया। सर व्हाट इज कारो? वो नहीं, कारो का मतलब है कंपनीज। ए से आप लोग ऑडिटर, आर से रिपोर्ट, ओ से ये आया जी ऑडिटर्स के लिए एक ऑर्डर 2020 में। कारो किसके ऊपर लगता है? देखिए कंपनीज होती हैं, उनको स्टैट भी कह देते हैं, या स्टैच्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी। इंग्लिश दैट्स वाई इज द बदतमीज लैंग्वेज।
कंपल्सरी एक शब्द, मैंडेटरी एक शब्द, स्टेचुटरी एक शब्द। अरे एक रख दो यार, काहे को तीन तीन रखे हुए हैं, हमें तो याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कंपनीज को अपना स्टेचुटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ऑडिट करवाओगे तो क्या बनेगी? रिपोर्ट। तो कारो कहता है ऑडिटर साहब, आपने अपनी रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर्स मीन्स इनके बारे में लिख के देना है, ये लिख के दो। हाँ जी, लिखना पड़ेगा आपको। यस, बिकॉज ऑर्डर इज अ लॉ। कहीं हम पढ़ेंगे इसे अपने कोर्स में? बिल्कुल पढ़ेंगे। हमारा कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 10 आएगा, तब हम ये पक्का आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, जबकि ये ऑडिटिंग के सब्जेक्ट का होता है, बट आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो इसके साथ हमारा एक शब्द समाप्त हुआ। भाई कौन सा? हमारा एक शब्द समाप्त होता है स्टैट्यूट। देखिए, तो हमने कहा स्टैट्यूट में लॉज, रेगुलेशन सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लॉ के अंदर रूल्स भी आएंगे, वो अटैच्ड होते हैं एक्ट के साथ। जैसे कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, इनकम टैक्स में भी रूल्स पढ़ोगे। रेगुलेशन भी अटैच होते हैं, बट इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे सेबी की कुछ रेगुलेशंस है। ऑर्डिनेंस मैंने बताया टेम्परेरी लॉ है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है सरकार बना सकती है प्रेसिडेंट का ठप्पा लगवाते हुए। लेकिन ये आपने जैसे ऑर्डिनेंस पास किया उसके 6 महीने में पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ता है, वरना ये लैप्स हो जाएगा। मैंडेटरी है वो बुलाना, और वैसे भी लैप्स हो जाएगा कि पार्लियामेंट सेशन आ गया एंड भाई वहाँ पे आपने डिसअप्रूव कर दिया या 6 हफ्ते में आपने अप्रूवल नहीं ली। बायलॉज क्या है? उपनियम है, कोई बॉडी बनाएगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज खुद बनाती है अपना बिजनेस रेगुलेट करने के लिए, सकरा एक्ट कहता है। सर्कुलर स्मॉल ऑडियंस के लिए है, क्लैरिफिकेशन है, दे आर गाइडलाइंस एक्चुअली। एक वर्ड आपने और भी लिखना हो, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन ये क्या है? दे आर द गाइडलाइंस। गाइड किया जा रहा है आपको इनके द्वारा। तो बस लेवल थोड़ा नोटिफिकेशन का हम कह देते हैं बड़ा है, जनरल पब्लिक के लिए है। ऑर्डर एक डायरेक्शन है, कमांड है, तो ऑर्डर हमेशा किसी को दिया जाता है? एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में दिमाग लगाओ तो लॉजिक देखोगे, चीज़ें तो सारी वही हैं, नाम अलग अलग क्यों है? वैसे ही है जैसे घर में 5 बच्चे हो गए, एक नाम रख दोगे रॉबर्ट, पूरी फौज आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये एक पर्सन को है। MCA कारो ऑर्डर 2020। क्या स्टैट्यूट का मीनिंग समाप्त हो गया? सॉरी, नहीं हुआ। तो स्टैट्यूट हमने कहा मीन्स क्या है? लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। आगे क्या है ये? स्टैट्यूट है, एक्ट तो है, मैंने ऊपर भी लिख दिया था एक्ट। इनेक्टेड, अरे सर आपने तो ऊपर इनेक्टमेंट भी लिख दिया था। हाँ यही तो बीटी है। इनेक्टेड का मतलब क्या होता है? पास करना, पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ पास करना। इनेक्टेड, पास कर दिया, क्या बन गया? एक्ट। सो ये क्या है? स्टैट्यूट एक्ट इनेक्टेड। कौन बनाएगा? तो जानते हैं पार्लियामेंट, बेसिक्स में बता चुका हूं। तो पार्लियामेंट क्या है हमारे देश की? पार्लियामेंट है जी लॉ मेकिंग बॉडी। तो स्टैट्यूट है लॉज एंड रेगुलेशंस, एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तीसरा हिस्सा, स्टैट्यूट खत्म नहीं हुआ, तीसरा हिस्सा ही असली हिस्सा है पढ़ाने में। स्टैट्यूट है क्या, और ये हिस्सा बड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। कहता है जी स्टैट्यूट है रिटन विल, क्योंकि लॉ जो होंगे वो किस में होंगे? राइटिंग में होंगे। विल का यहां मतलब है इच्छा, इंग्लिश इज द बदतमीज लैंग्वेज। विल इच्छा, विल वसीयत, क्लियर। और नॉर्मल वे में आप इंग्लिश में जो वर्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं विल। तो रिटन विल है, ये किसकी है? लेजिस्लेचर की है, लॉ मेकिंग बॉडी की रिटन विल है स्टैट्यूट। तो रिटन विल के अंदर क्या क्या आ जाता है? भाई 3 चीजें आएंगी, और मजा आता ये तीनों चीजें एक ही गो में पढ़ाने का। बट चलिए, हमारे पास इतना समय तो नहीं है, बट जितना है हम उसे यूज करेंगे। मैं रिटन विल को यहां पूरा नहीं लिख पाऊंगा, सो आई एम गोइंग टू माई फर्स्ट पेज।
पेज 1 अबव, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को इसके लिए आधा पेज चाहिए एटलीस्ट, और मेरे पास बच्चों आधा पेज नहीं है। तो आपका पेज जैसे अलाउ करे, नो डाउट पेजेस का जुडिशियस मीन्स इंटेलिजेंट यूज तो करना ही करना है। सो मैं तो यहां कर रहा हूं, आप अपना देख लीजिएगा नेक्स्ट पेज लेना पड़ रहा है या कैसे क्या। तो ये स्टैट्यूट का एक हिस्सा ले रहे हैं, रिटन वेल ऑफ लेजिस्लेचर। अब रिटन विल में क्या क्या आता है, एज आई सेड यहां पे हम 3 चीजें पढ़ेंगे। तीन चीजें हमें पढ़नी है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। शायद आज एक ही हो पाए, तो जैसे हमें टाइम अलाउ करेगा। डॉक्यूमेंट आप सारे जानते हैं किस में होते हैं बच्चों, राइटिंग में होते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट शब्द की भी डेफिनेशन है। अब मुझे सोच के बता दो, डॉक्यूमेंट एक कॉमन टर्म है या नहीं, हाँ या ना, एक जनरल टर्म है या नहीं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट्स में आप लिखो, डोंट यू थिंक उससे बेहतर है कहां आ जाए, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जीसीए एक्ट बताया था मैंने आपको, यस वहां आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी है और भी कई एक्ट्स में है। तो हमें जीसी एक्ट करना है, उसके बारे में तो करेंगे, या किसी और एक्ट की डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ें जो हमारे कोर्स में नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ना पढ़े, काहे को पढ़े, पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन में इतना कुछ है कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को थोड़ा बेस बनाना पड़ता है बच्चों, कि उनका स्टडी मैट है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे, दे मे आस्क द क्वेश्चन। तो इसलिए मुझे इस एक्ट की डेफिनेशन आपको करवानी पड़ेगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मैं यहां 2 डेफिनेशन आपको करवाने जा रहा हूं। एक, सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने सुना होगा 1872 का था। दूसरी डेफिनेशन नेचुरल हम पढ़ लेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में से, वो तो हमारे कोर्स में वैसे ही है। तो ये हमें बेनिफिट हो जाएगा, 2 जगह ये डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। जीसीए पढ़ेंगे, फिर मैं कहूंगा आपको याद होगा बेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, आप घूर घूर के देखोगे झूठ बोलता है कब पढ़ाया था तो याद रखना ये सबूत है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 3 में। नॉर्मली डेफिनेशन सेक्शन 2 में पाई जाती है, पहले मैंने आपको नॉलेज दी थी, बट 3 है। जनरल क्लॉजेस में भी सेक्शन 3 है, लेकिन उसका सब सेक्शन 18। दोनों एक्ट्स में हमें डेफिनेशन लेनी है, लेकिन मैं आसान करके लिखूंगा आपको, मीन्स हेयर ऑल्सो, यहां मीन्स नहीं है, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सीखने वाली चीज होगी। एक एक्ट कहता है डॉक्यूमेंट का मतलब ये है मीन्स, अगला बता रहा है, लेकिन जीसी एक्ट क्या कह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मेरे हिसाब से मैंने आपसे पहले शेयर किया हो, नहीं किया हो तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं बाद में ये प्रॉपर लिखवाऊंगा भी आपको ये वर्ड। कोई भी डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हो रही हो, उसका मतलब होता है ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट है, जो लॉ ने कह दिया बात खत्म हो गई, मीन्स ये है खत्म, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई लॉ कहता है डेफिनेशन शैल इंक्लूड, तो वो एक मैसेज दे रहा है कि भाई इसके अंदर ये आ सकता है। तो हमने कहा वो नहीं आ सकता, तो कहता है जब मैंने कहा ये आ सकता है तो इसमें कुछ और भी आ सकता है। सो दैट मीन्स डेफिनेशन इज एक्सटेंसिव, हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो मीन्स वाली डेफिनेशन कंप्लीट होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, इंक्लूड वाली हम बढ़ा सकते हैं, ये याद रखें। सो बच्चों चलते हैं दोबारा से। तो कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। तो ये कहता है एनी मैटर, डॉक्यूमेंट है तो कुछ ना कुछ लिखा तो होगा ना यार, एनी मैटर
ध्यान दो, यहां मैंने टिक मारा, टिक मारा मीन्स डेफिनेशन सेम है, सिर्फ ओपनिंग वर्ड्स अलग हो गए, मीन्स शैल इंक्लूड एनी मैटर। तो कोई भी चीज आपने लिखी है तो क्या करोगे, उसे एक्सप्रेस करोगे ना। जैसे आप अपनी बात रखते हो तो कुछ शब्द होते हैं ना, तो आपने एक्सप्रेस किया, एनी मैटर, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, कहां करोगे आप इसे डिस्क्राइब, अपॉन एनी सब्सटेंस। अरे किसी चीज के ऊपर तो लिखोगे। अच्छा, यहां पे आंसर जीसीए में सेम ही आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैं सब्सटेंस के आपको उदाहरण दे दूं, नॉर्मली हम तो किसी पेज पे लिखते हैं, हाँ वो तो है ही है। मेरी तरफ से आप चाहे किसी पत्थर पे लिखो, आप किसी कपड़े पे लिखो, कहीं भी लिखो। लोग जर्सियों पे पता नहीं क्या क्या लिखवा के घूमते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जाके पेड़ पे लिखाते हैं, खास करके किसी लेक वेक के पास जो पेड़ हो, वो दिल का बनाएंगे क्या, एक फोटो, और उसमें से तीर घुसेड़ देंगे। है तो वो भी किसी चीज के ऊपर लिखा ही है ना, आपने कोई मैटर कुछ तो लिखा है। देन जब आप लिखते हैं बाय मीन्स ऑफ, किस तरह से आप लिखेंगे, बाय मीन्स ऑफ। लेटर हो सकती है, शब्द हो गए ना, फिगर्स, बिजनेस से रिलेटेड, सेल परचेज की, प्रॉफिट की, अगर आप फिगर डाल रहे हो तो वो भी तो एक मैटर हो गया। मार्क्स, इंडिकेटर मार्क्स भी होते हैं, कहीं हम जा रहे हो तो इधर मुड़ना, इधर से कट लेना, दिस एंड दैट। और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स, या मिक्स कर लीजिए आप। अच्छा, आंसर यहां जीसीए में सारा का सारा क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या कहा डॉक्यूमेंट ने, कोई मैटर है, किसी सब्सटेंस में लिखा है, कैसे लिखा है, लेटर से, फिगर से, मार्क से, या कॉम्बिनेशन, मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। आगे इंटेंडेड, जिसका मतलब है एक मंशा होगी, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और मे बी यूज्ड, तो कर भी सकते हैं और नहीं भी करें। मंशा है, इस्तेमाल करेंगे और कर भी लें। भाई किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ। जैसे बच्चों, आप अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, तो आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना, क्या बन गया, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ही क्या है, यू वांट टू कीप ए रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या, दैट मैटर। अब ध्यान दो, डेफिनेशन है, मेरे घर की तो है नहीं। सर ये तो बहुत टफ है, अगर मुझे याद करना पड़ गया तो करना तो पड़ेगा। सर कुछ आसान करो, थोड़ा सा मैं जुगाड़ कर देता हूं। तो मैंने बना दी इसके लिए कोड की, और मैंने बना दिया जी इसके 4 पॉइंट। कोड की ये है मिस के साथ, मिस्टर तो अच्छा ही लगेगा। सर कैसे बनी, ये लो, एनी मैटर किसके ऊपर, अपॉन एनी सब्सटेंस, किस तरह से, लेटर, फिगर, मार्क से, जिसका इस्तेमाल करेंगे आप किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो 4 वर्ड निकालो, मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, एंड उसको क्या करना, रिकॉर्ड। 4 चीजें हैं, और कितनी इजीली याद हो सकती है अगर ये दिमाग में कोड की, क्योंकि दुनिया भर की डेफिनेशन बाद में आनी, जीसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, पागल हो जाओगे। तो याद करना जरूर पड़ेगा, साथ के साथ करो। व्हाट इज डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance,
कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और more than one of those means which are intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter. मिस, मिस्टर, एम से मैटर था, एस से किसी सब्सटेंस पे था, एम से मीन्स किस तरह से था, आर से उसको रिकॉर्ड करने के लिए था। मैटर था, सब्सटेंस पे था, मीन्स किस तरह से था, रिकॉर्ड करने के लिए था। राइट? जैसे आप कई बार देखते हो रिकॉर्डिंग दैट मैटर, हम ये भी देखते हैं कई बार मंदिर वगैरह कुछ ऐसी जगहों पे चले जाओ, ट्रस्ट वगैरह जो भी है, मार्बल की एक प्लेट लगी होती है और उसके अंदर आपने लिखवाया होता है डैश की याद में, राइट, कि पप्पू सिंह जी की याद में चप्पू सिंह ने ये मकबरा बनवा दिया, समथिंग लाइक दैट। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लो, व्हाट इज डॉक्यूमेंट? सिंपल देसी भाषा में एज ए यंग स्टूडेंट, और इसको मैं कल बड़े अच्छे से लिंक करूंगा, आपको सही भी लगेगा। मैं इसे कहूंगा एक लव लेटर। क्यों? लव लेटर है तो उसके अंदर कुछ लिखा, लेटर है तो मेल पोस्ट कुछ तो किया होगा, पेज कुछ तो लिया होगा, किसी सब्सटेंस पे तो लिखा होगा ना आपने, मीन्स हो गया। और मेल करी या चिट्ठी लिखी, रिकॉर्ड तो बन गया, ये बेटा पिटाई बात होगी। इट्स अ डॉक्यूमेंट, पकड़े गए धुनाई तो पूरी होगी और वो साबित भी हो जाएगा आपकी राइटिंग में है, और भी ज़्यादा होगी, और अगर आपके ऑफिशियल मेल अकाउंट से आई है तो भी होगी। सो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में ये डॉक्यूमेंट बना। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा इसमें, ये जो डॉक्यूमेंट है बताया ये गया है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पहलू हैं। सर वो तो आपने बता ही दिया मिस एंड मिस्टर। नहीं, इन्होंने क्या किया, ये बताते समय कि 4 एलिमेंट्स हैं तो उनकी नंबरिंग चेंज कर दी। कैसे? मैटर को तो बताया गया फर्स्ट एलिमेंट, अब एस से था सब्सटेंस, देन हमारा मीन्स वाला था, देन हमारा रिकॉर्डिंग वाला था। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट में इसको बताया सेकंड एलिमेंट, कोई मैटर है जो रिकॉर्ड किया गया। क्लियर है? एंड देन आता है सब्सटेंस को इन्होंने कहा भाई ये है थर्ड एलिमेंट, और मीन्स को बताया फोर्थ एलिमेंट। सर ऐसा करने से क्या हुआ, ये नंबरिंग ऐसे लिख देने से हमें क्यों बता रहे हो आप? भाई साहब, एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट? अरे बाप रे बाप, सेकेंड एलिमेंट एस फॉर सब्सटेंस, हो गया गलत। तो 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 याद रखने पड़ेंगे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए ध्यान रख लेना, क्योंकि 30% हमारा पेपर क्या है, एमसीक्यू है। तो पहला एलिमेंट क्या था, मैटर, दूसरा क्या है सर, रिकॉर्ड, तीसरा क्या है बच्चों सर, सब्सटेंस, चौथा क्या है, मीन्स। सो सारा कोड की का ना सौदा ही उल्टा कर दिया। याद रखना पड़ेगा सर, बड़ी गंदी डेफिनेशन है। तो भाई क्या करें, गंदी है तो है, बर्दाश्त करो। सर कुछ आसान मतलब बता दो ना। चलो वो तो बता ही देंगे, पक्का बताएंगे वो तो। मीनिंग तो ये है मेरी तरफ से डॉक्यूमेंट का आसान मीनिंग। देखो डेफिनेशन तो मेरे घर की नहीं है भाई, लॉ ने दी है, उन्होंने बताई है और मेरे हिसाब से परफेक्टली बताई है। अच्छा, जीसीए एक्ट में ये सारी की सारी डेफिनेशन क्या गई बच्चों, सेम गई, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, टिक टिक कर दिया, वो है वहाँ मीन्स था, यहाँ इंक्लूड लिखा है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट का बिल्कुल देसी भाषा में मीनिंग बताऊँ तो मैं क्या कहूँगा भाई, मेरे को तो यही समझ में आता है, रिटर्न पीस ऑफ पेपर। आप यंग जनरेशन हो, पेपर का कम इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप का ज़्यादा करते हो, वो अलग बात है। तो ई पेपर कह सकते हैं आपके केस में। पेपर है तो उसके अंदर क्या है, कुछ तो है भाई, कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो है। इंफॉर्मेशन है तो बेटे फंस गए, सर्व्स एज एविडेंस। तो इसलिए
ये कोर्ट में एक क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए तो बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की और जनरल क्लॉसेस एक्ट। अब देखो, क्या जरूरत थी इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की लिखनी? छोटा हो जाता एक्ट। लॉजिक निकालो, क्यों लिखा है वहां पे, देख रहे हो? जीसी एक्ट उसके बाद आया। अच्छा एक्ट बनाया आपने जीसी कि आने वाले एक्ट्स का साइज छोटा हो सके। लेकिन फिर मैं बता दूं, जस्ट अपनी नॉलेज के लिए आप लिख के छोड़ लो, आप डॉक्यूमेंट की एक डेफिनेशन और पढ़ोगे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट में। वो मैं अभी लिख के आपको परेशान नहीं करूंगा, अभी तो इतना ही करेंगे। तो बच्चों, ये कंप्लीट हुआ हमारा डॉक्यूमेंट। स्टैट्यूट पढ़ रहे थे हम, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अभी भी डॉक्यूमेंट में हमारी दो चीजें रहती हैं, बट आज के लिए हम इतना ही समाप्त करें, वरना हैवी डोज हो जाएगा और टेक्निकल तो है अगला भी। बट अगली क्लास में आप पूरा कोशिश करें, ये आप याद करके आए सारा का सारा, बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिख पा रहा, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, आराम आराम से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन भाई याद तो पक्का करो। और फिर अगला वाला बहुत जल्दी आपको तुरंत समझ में आ भी जाएगा। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।